ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का है। अभी कुछ ही दिनों में देहरादून प्रेस क्लब से या दिल्ली प्रेस क्लब से उस मुद्दे को हम जनता के सम्मुख रखेंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड को लूटा जा रहा है, किस प्रकार से उत्तराखंड के ही कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। बिल्कुल, कुछ किस प्रकार से उत्तराखंड के ही जो मुखिया है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनका उसमें। आपने कहा आपने तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कारण है? जो इंसान कुछ संघर्ष करता है या कुछ करता है, उसको जो उसका परिणाम है वो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा उसे कभी नहीं मिलने वाला। अब इस लड़ाई को वह जन जन तक पहुंचाने के काम के लिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन सबसे बड़ा होती है राजनीतिक लोकतंत्र में, तो अब जनता तक पहुंचने जा रहे हैं अब लोकसभा चुनाव में। नहीं, देखिए ये बड़ी बात कही आपने कि सदस्यता अभियान और ये सारी चीजें हमने शुरू की है, और सदस्यता अभियान में हमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और हमें बड़ी सफलता अभी तक मिली है। बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं और बहुत जल्दी हम उनको संगठित करके, आप कह रहे हैं कि ब्लॉक स्तर, वो हम बूथ लेवल तक बनाएंगे। आपने इतनी चीजें बताई दी हैं इतने विस्तार से, तो जनता को ये बता दीजिए 5 लोकसभा सीट में से कौन सी सीट से लड़ने जा रहे हैं आप? नहीं, हम तो यूकेपीएससी की यदि बात करें तो यहाँ पर रत्ती भर जांच नहीं हुई है। अच्छा, आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट कहां से ना, जब जांच ही नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उन अभ्यर्थियों को समझना पड़ेगा जो यहाँ के पेपर दे रहे हैं, उन अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि धामी जी बड़े बड़े होल्डिंग लगा लें। कि जब दिल्ली की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जिनको भ्रष्टाचार के आंदोलन से एक भूमिका मिली, जिस तरीके से दिल्ली में आज वो लगातार सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उनके मार्गदर्शन से कहीं ऐसा तो नहीं उत्तराखंड में भी एक और संगठन का एक ऐसा उदय होने वाला हो तो उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास बदल के रख दे? पार्टी जो होती है वो पार्टी गलत नहीं होती है। आज मैं ये कह दूं कांग्रेस गलत है, बीजेपी गलत है, आम आदमी पार्टी गलत है, पार्टी गलत नहीं है। पार्टी के अंदर के लोग जो गलत हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं पर कुछ लोग गलत भी हैं। तो जो गलत लोग हैं इनके खिलाफ लड़ाई है। कांग्रेस के अंदर भी कोई गलत लोग हैं, उनके भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने पेपर बेचे हो। भाजपा के अंदर कोई जिन लोगों ने पेपर बेचे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, जैसा लगातार आपको हरिद्वार और उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को रूबरू करवा रहे हैं, और आज भी जो शख्स आप हमारे साथ बैठे हुए देख रहे हैं जाने पहचाने चेहरा है और काफी ज्यादा चर्चा में इसलिए भी बने रहे क्योंकि बेरोजगार छात्रों की जो आवाज उठाने का काम किया, वो आज बॉबी पवार हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप लोगों को भी और पूरे प्रदेश की जनता को ये जानने की इच्छुक है कि अगला स्टेप जो है वो बेरोजगार संघ या जो बॉबी पवार उसके अध्यक्ष हैं वो क्या लेने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी संगठन की गतिविधियां बढ़ गई हैं, तमाम ब्लॉक स्तर तक काम किया जा रहा है। और आज एक बड़ी खबर पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ जो कुमाऊं मंडल के जो संगठन है, युवा मंच की बात करें या और संगठन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बेरोजगार संघ में विलय का ऐलान कर चुके हैं। उसको लेकर भी आज बात करेंगे, और कहीं ना कहीं जो इस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ने की सुबुहाट जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की बात चल रही है कि ये जल्द ही ऐलान कर सकते हैं, और आज उस मुद्दे को भी लेकर बात करेंगे। पहले तो कुछ संगठनों का आज आप में विलय हुआ है, क्या है पूरा? जी बिल्कुल, देखिए कि कुमाऊं मंडल के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन जिन्होंने काफी जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है, वो चाहे आप कोरोना काल में देखो या भर्ती घोटालों के मामले में देखो, और भी तमाम जो प्रकार की चीजें हैं उनको लेकर हमेशा जो सक्रिय रहने वाला संगठन है युवा एकता मंच जी। उनकी आज हल्द्वानी में प्रेस वार्ता थी और उन्होंने ये ऐलान किया है कि जल्द ही वो अपने पूरे संगठन को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ जोड़ेंगे और मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो एक बड़ा एक शुभ संदेश है हम सभी के लिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लिए और उत्तराखंड के उन अभिभावकों या युवाओं या उस जनमानस के लिए जिन्होंने उत्तराखंड बेरोजगार संघ से एक उम्मीद लगाई है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो लगातार तमाम, देखो पहले हमने कुछ बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार के उठाए, उसके बाद तमाम जो भी चीजें हैं, जो भी पीड़ित आता है वो किसी भी फील्ड का हो, हम हर मुद्दों को अब उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसलिए उठाना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं लोग एक विश्वास से हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको निराश नहीं कर सकते, उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते। आपने कहा आपने तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मुकाम तक होता क्या है कि आप अगर ये कह दें कि मुकाम तक नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, पहले हमने शुरुआती दौर में भर्तियों को विज्ञापन जारी करने के लिए और भर्तियां करवाने के लिए इस प्रकार की आवाज उठाई जो हुई थी। उसके बाद जब हमें पता चला कि भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी चीजें हो रही है,
तो हमने उसके खिलाफ मोर्चा खोला और निश्चित रूप से हमें ये कहेंगे कि सफलता मिली है। नहीं, आपको सफलता मिल चुकी है, आपने उठाया, आपके साथ हजारों की तादाद में गांधी पार्क पर युवा भी आए, लेकिन उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अब मामला कहीं ना कहीं बेरोजगारों ने जो आज छोड़ दी, उसके बाद की न्याय की उम्मीद लगाना ही कहीं ना कहीं वो हो गया, तो इसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि वो मुकाम तक वो चीजें पहुंचती हुई नजर नहीं आई, तो क्या इसके कारण मानते हैं, क्या है इसके पीछे मतलब? ऐसा नहीं है, आज का युवा या आज का जो मनुष्य है वो लगातार ये सोचता है कि जितने जल्दी चीजें उसे मिल जाए उतना सही होगा, जबकि ऐसा नहीं है, चीजें अपने तरीके से चलती है। मैं तो ये कहता हूं और हमेशा मानता हूं, इस विषय को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जरूर ये कहेंगे कि जो इंसान कुछ संघर्ष करता है या कुछ करता है, उसको जो उसका परिणाम है वो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा उसे कभी नहीं मिलने वाला। परंतु आप निरंतर संघर्ष करोगे, निरंतर प्रयास करोगे तो जरूर एक समय ऐसा आएगा कि जरूर वो चीजें मिलेंगी। और ऐसा नहीं है, निराश इसलिए होने की जरूरत नहीं है कि कुछ मिला ही नहीं है। इस लड़ाई में काफी हद तक जितने भी मुद्दे हमने छुए हैं उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है, और भविष्य में जितने भी और मुद्दे उठाने हैं, अभी तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का है। अभी कुछ ही दिनों में देहरादून प्रेस क्लब से या दिल्ली प्रेस क्लब से उस मुद्दे को हम जनता के सम्मुख रखेंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड को लूटा जा रहा है, किस प्रकार से उत्तराखंड के ही कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। बिल्कुल, कुछ किस प्रकार से उत्तराखंड के ही जो मुखिया है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनका उसमें। जरूर हमें मौका मिला तो दिल्ली की प्रेस क्लब से या देहरादून की प्रेस क्लब से उसको उजागर करेंगे। तो इसलिए क्या संगठनों को एक किया जा रहा है पूरे उत्तराखंड के? बिल्कुल, देखिए हमारी कोशिश ये है कि अगर समान मुद्दे हैं, समान मांगे हैं, तो उसमें कम से कम सबको एकमुठ होकर अगर उस लड़ाई को लड़ा जाए तो पावर बढ़ेगी ही। जी, अब जैसे अब देखा गया देश में, जहां अब 2014 के बाद, क्योंकि अब राजनीतिक की तरफ, क्योंकि आपका भी सुबुगाहट आ रही है, पहले तो ये पूछ लिया जाए कि क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं है, परंतु ये हम जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार से युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से युवाओं को अनदेखा अनसुना किया जा रहा है, अभी लगातार 220 दिनों से एकता विहार में युवा बैठा हुआ है, परंतु सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि युवाओं को पूछने का तक मौका नहीं है, युवाओं की सुध लेने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। तो रवैया अगर ये रहा तो लोकसभा चुनाव में जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव ही लड़ना काफी नहीं होता है, परंतु एक मुख्य भूमिका में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उसके सहयोगी संगठन लोकसभा चुनाव में खड़े मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपके तमाम जगह पर देखा जाता है गतिविधियां की, अब हर अपडेट डाली जाती है कि अब ब्लॉक स्तर पर टीम खड़ी की जा रही है, सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है और पदाधिकारी भी गठित किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे मान लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगार संघ सड़कों पर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आया, अब इस लड़ाई को वह जन जन तक पहुंचाने के काम के लिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन सबसे बड़ा होती है राजनीतिक लोकतंत्र में, तो अब जनता तक पहुंचने जा रहे हैं अब लोकसभा चुनाव में। नहीं, देखिए ये बड़ी बात कही है आपने कि सदस्यता अभियान और ये सारी चीजें हमने शुरू की है, और सदस्यता अभियान में हमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और हमें बड़ी सफलता अभी तक मिली है। बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं और बहुत जल्दी हम उनको संगठित करके, आप कह रहे हैं कि ब्लॉक स्तर, वो हम बूथ लेवल तक बनाएंगे। पार्टी जो एजेंडा होता है, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य कोई राजनीतिक दल हो, वो भी बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए बनाते हैं कि एक एक बात को बूथ पर हर गांव तक पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ी बात राजनीतिक दलों की ये होती है कि कोई अफवाह अगर फैलानी है, जो चुनावी जुमले होते हैं उनको अगर गांव तक पहुंचाना है तो उन बूथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो पहुंचाते हैं। परंतु अगर वो चीज गलत है, अगर वो जुमला है, अगर वो कुछ ऐसा मामला है जिससे समाज का अहित होगा या जनता का अहित होगा, तो उनकी उस शब्द का या उस विषय का खंडन करने के लिए हमें भी बूथ लेवल पे अपना एक बंदा रखना होगा। ये तैयारी है जी। इसलिए रखना होगा। कई बार अफवाहें चला देते कि ऐसा कर रही है सरकार या सरकार ने ऐसा कर दिया, जैसे ढोल पीट रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर इतनी कार्रवाई कर दी है। अब वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ स्तर पर अभिभावकों तक ये पहुंचाएंगे कि हमने ऐसा कर दिया है। परंतु उस बूथ स्तर पर अगर बेरोजगार संघ का कोई व्यक्ति होगा, बेरोजगार संघ का कोई सदस्य होगा, तो वो जरूर उसका पूरे गांव में उजागर कर देगा कि ऐसा नहीं करा है, इन्होंने तो हाकम जैसे लोगों को बाहर कर दिया है। सरकार कहेगी कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति दी है, वो बात मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर, पार्टी कार्यालय से लेकर गांव तक पहुंचेगी, उनके बूथ कार्यकर्ता के माध्यम से।
परंतु अगर हमारा व्यक्ति वहां बूथ पे होगा तो वो जरूर इसका खंडन करेगा कि पुरानी भर्तियां जो 4-5 साल पहले जिनके विज्ञापन आए थे, जिनको फॉर्म भरे थे, उन लोगों की नियुक्तियां बांटकर तुम ढोल पीट रहे हो, नई विज्ञप्तियां तुम निकाल नहीं रहे हो, उन्हीं पे राजनीति कर रहे हो, उन्हीं को नियुक्ति पत्र दे रहे हो। परंतु ऐसे भी बहुत सी भर्तियां हैं जिन्हें 3-3, 4-4 साल हो गए और उनका रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो। वो सारी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बूथ लेवल पर अगर कार्य कर रहे हैं, हमें भी बूथ लेवल पर अपने बचाव, समाज के बचाव के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए बूथ लेवल तक हमें भी जाना पड़ेगा। चलिए, आपने इतनी चीजें बताई दी हैं इतने विस्तार से, तो जनता को ये बता दीजिए 5 लोकसभा सीट में से कौन सी सीट से लड़ने जा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि चुनाव ही लड़ना एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परंतु ये जरूर है जिस प्रकार से हमें प्रताड़ित किया गया है, जिस प्रकार से जरूरत पड़ेगी प्रदेश को, जरूरत पड़ेगी, जब हमारे लोग कहेंगे, उत्तराखंड की जो जनता जनार्दन है वो कहेगी, तो उस समय डिसीजन लिया जाएगा। परंतु ये कह रहा हूं कि चुनाव लड़ना काफी नहीं है। चुनाव में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उनके जो सहयोगी संगठन है वो महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे, ये मैं आपके साथ दावे के साथ क्योंकि जब दिल्ली की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जिनको भ्रष्टाचार के आंदोलन से एक भूमिका मिली, जिस तरीके से दिल्ली में आज वो लगातार सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उनके मार्गदर्शन से कहीं ऐसा तो नहीं उत्तराखंड में भी एक और संगठन का एक ऐसा उदय होने वाला हो तो उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास बदल के रख दे? देखिए, भारत की आजादी के बाद से अगर इतिहास उठाया जाए तो देश भर में बहुत से बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और उन बड़े बड़े आंदोलन से बड़े बड़े नेतृत्व शक्तियां निकली हैं। आप जेपी आंदोलन देख लो, उसके ही तो सारे प्रोडक्ट हैं। वो चाहे बिहार के कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लालू है, नीतीश है, चाहे बहुत सारे चीजें हैं और आज बड़े बड़े उस पे हैं। तो हम तो कहते हैं कि जब व्यक्ति तपता है या जब वो वास्तविकता को जानता है तो उसके बाद जो चीजें होती है, उसके बाद जो उसमें निखार आता है, निखर कर जब आता है, तो ऐसे नेता जरूर जमीनी स्तर पर काम करते हैं क्योंकि वो धरातल से ही उठकर आए हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो, उत्तराखंड अगर मांगेगा कि उत्तराखंड में बदलाव को लेकर कोई स्थानीय जो शक्ति है, कोई लोकल पावर, कोई पॉलिटिकल पावर पैदा हो, तो उत्तराखंड सक्षम है इसमें, क्योंकि पूरे देश भर में आप देख लीजिए बड़े बड़े पदों पर उत्तराखंड के लोग, बड़े बड़े, आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं। तो ऐसा नहीं है। जिस दिन समय आएगा, और मैंने आपको ये पहले बता दिया, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को मिलना नहीं है, और जिस दिन ये आएगा उस दिन अपने आप ही चीजें उस आकार को लेने लगेंगी। अच्छा, एक बात, अगर जब चुनाव की चल रही है तो आप बागेश्वर उपचुनाव में भी आप गए थे, आपने वहां के बेरोजगार युवाओं के बीच में जनसंपर्क किया, आपके साथ जो हुआ वो भी सबने देखा, आपको किस तरीके से वहां पे गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी काफी कांटे के टक्कर में भाजपा निकलने में कामयाब हो गई। देखिए, सत्ता है, उपचुनाव है, और उपचुनाव हमेशा सत्ता का होता है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भाजपा उस वोटिंग के दिन उनके एजेंट, उनके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री महोदय को एक पर्ची पे लिख के गए कि हम 15 से 20 हजार वोटों से जीतने वाले हैं, अगर वही पार्टी अगर 2405 मतों से जीत रही है तो वो उनकी हार है। दूसरी बात यह है कि हम गए थे उस उद्देश्य से, क्योंकि हम यहाँ पर तप रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम उस उद्देश्य से गए थे कि हर अभिभावक के सामने ये बात पहुंचाई जाए जो मैं अभी आपको कह रहा था जी। हर बूथ लेवल पे जो अफवाहें चलाई जाती है उन अफवाहों की काट होनी चाहिए, और हम उसी समझाने गए थे। तो विराम लगाने गए थे? विराम लगाने गए थे कि भाई देखो, तुम जो बोलो सच बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम अफवाहों के उस पर चलोगे तो हमारा नुकसान तो कर ही दिया है, जहां तुम जा रहे हो वहां भी नुकसान करोगे। हम गए थे। अब समस्या यह है कि हमारी गिरफ्तारी हो जाती है, हम वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए परमिशन लेते हैं, हमें परमिशन नहीं दी जाती है। हम सोचते हैं कि अपने युवाओं से मिले, घर घर जाएं या युवाओं की थोड़ी थोड़ी गोष्ठियां करें, उसकी परमिशन नहीं मिलती है। तो ठीक है, अगर पूरी मशीनरी वहां लगी हुई थी और आपने सब लोगों ने देखा कि पूरा जिला प्रशासन से लेकर सब मशीनरी पूरी सरकार के उसमें लगी हुई थी, इशारों पर काम कर रही थी, उसके बाद भी अगर 2405 वोटों से जीतते हैं तो निश्चित रूप से अब समझ जाना चाहिए कि जनता जाग रही है। अच्छा, आपने कहा कि कुछ संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो आपके साथ विलय कर रहे हैं। देश में भी एक ऐसी भूमिका बनी जहां पर जो 2014 से लगातार पार्टियां जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, उन्होंने सबने मिलकर एक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक इंडिया नाम के गठबंधन बना लिया। तो क्या ये माना जाए कि भविष्य में अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप भी उस इंडिया गठबंधन के उत्तराखंड में चुनाव में विलय हो सकते हैं?
देखिए, इंडिया गठबंधन एक देश भर के राजनीतिक दलों का गठबंधन है और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए, या जिस प्रकार से देखा जा रहा है देश के अंदर जितनी कुरीतियां अभी वर्तमान में है, उन कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से बना है। अगर इस प्रकार से उत्तराखंड में कुछ चीजें होती है या इंडिया अलायंस जो बना है उसके तहत कुछ इस प्रकार की भूमिका में हमें जाना होगा, तो मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस में देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी क्या चीजें हैं, क्या उद्देश्य है, वो समझा जाएगा और उसके बाद उनसे उस पर विचार किया जाएगा। जी, तो आजकल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर बात करें या यूके SSS इस तरीके से पहले भर्ती घोटालों की बात करें, तो कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्थाएं हैं जैसे पहले चल रहा था अब जो चल रहा है, इसमें आप कितना अंतर देखते हैं अपने आंदोलन के बाद? और यहाँ जो भर्तियां निकलने की बात हुई थी, क्या वो निकल पाई या नहीं? प्रदेश की जनता और जो युवा हैं वो ये चीजें जानना चाहते हैं कि मतलब उनके लिए जो बेरोजगार संघ है क्या करने जा रहा है, या क्या होगा? देखिए, पहले जो एक रीति बन गई थी, एक प्रथा बन गई थी, हर एक स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं करता था वो खुले कोचिंगों के बाहर या खुले कहीं जहां वो रह रहा है उस शहर में दूसरे व्यक्ति से बोलकर ये कहा जाता था कि यार उस पेपर की ये सीट इतने में बिक रही है, आप व्यवस्था कर लीजिए, ये चीजें हैं। जो चीजें खुली हो गई थी उसमें विराम हुआ है। जो अधिकारी बेलगाम हो गए थे, जो खुद ही कहें कि खुद उस सिस्टम का हिस्सा है परंतु उस सिस्टम को कुरेते जा रहे थे, एक दीमक की तरह से खोखला कर रहे थे, उस चीज में लगाम लगी है। और सारी चीजें जो इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट सेट हो गया था कि बिना पैसे के सिलेक्शन होगा नहीं, उसमें रोक लगी है। परंतु मैं अभी भी कहना चाहता हूं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है और लोक जो सेवा आयोग है उसमें अगर जांच की बात करी जाए तो थोड़ी बहुत जांच यूकेएसएससी में हुई है, परंतु यूकेपीएससी की यदि बात करें तो यहाँ पर रत्ती भर जांच नहीं हुई है। आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट कहां से ना, जब जांच ही नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उन अभ्यर्थियों को समझना पड़ेगा जो यहाँ के पेपर दे रहे हैं, उन अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि धामी जी बड़े बड़े होल्डिंग लगा ले। मैं तो बीच में दिल्ली गया था तो मैंने इंडिया गेट के समीप यूपीएससी है जहाँ संघ लोक सेवा आयोग, उसके बाहर लगा दिया नकल रोधी कानून और इतना नकल माफियाओं पर प्रहार कर दिया। उसके बाद जब उत्तराखंड आकर देहरादून आकर देखा तो हकम सिंह को बाहर कर दिया। तो ये वास्तविकताएं कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। समस्या ये है और हमारी चिंता भी यही है कि कहीं फिर से युवा और अभिभावक इनके जाल में ना फंस जाए कि जो दिखाया जा रहा है वो वास्तविकता है। ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर के चतुर्वेदियों, गोपन अधिकारी और अति गोपन अधिकारी, जिनके अंडर में सारी चीजें रखी गई थी, जिनके अंडर में पेपर से लेकर उस उत्तर पुस्तिकाएं तक सब रखी गई थी, जब वो इन्वॉल्व थे तो उनको जब जेल हुई तो उसके बाद उस आयोग की जांच नहीं होनी चाहिए थी। जब पूरा मामला ही सेट था तो जांच होनी चाहिए थी, परंतु रत्ती भर वहां जांच नहीं हुई। उन्होंने उनको जेल भेजकर वहां से फिर प्रक्रिया शुरू कर दी। इसीलिए तो आज मैं अगर कह रहा हूं 220 दिन से अधिक दिन हमें एकता विहार में हो गए हैं, इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि क्या पता कल के दिन हमारी लड़ाई अंजाम तक पहुंचे और जो सीबीआई जांच की मांग करे वो सीबीआई आए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में एसआईटी हो या एसटीएफ हो, वो जांच समितियां हैं। और अगर मैं कहना चाहता हूं, एसटीएफ तो पुलिस डिपार्टमेंट का है, एसआईटी पुलिस डिपार्टमेंट की है। अगर पुलिस विभाग के अंदर ही कोई उच्च लेवल का अधिकारी भर्ती घोटाले में इन्वॉल्व होगा, अगर आईजी या डीजी लेवल का कोई अधिकारी अगर लिप्त होगा, क्या एसआईटी और एसटीएफ उनके गिरेबान तक हाथ पहुंचा पाएगी? कभी नहीं। तो इसलिए तो कह रहे हैं, क्या बड़ा सफेद पोस्ट कोई विधायक मंत्री अगर इन्वॉल्व है तो क्या एसटीएफ और एसआईटी उन पर गिरेबान तक हाथ पहुंचा पाएगी? कभी नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई लाइए और उसके बाद कार्रवाई सीबीआई को करने दीजिए। और हमें उम्मीद है जब सीबीआई कार्रवाई करेगी, ये बहुत लंबी बीमारी है, ये आज से नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। और जब जब ये जिस भी सरकारों में हुई हो, कांग्रेस की सरकार में हुई हो, बीजेपी की सरकार में हुई हो, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं, अब इसमें तीन चीज आती हैं। एक तो जब ये पेपर लीक वाले मामले उठे तो भाजपा सरकार की बात करें या धामी जी की बात करें, उन्होंने सबसे सख्त नकल विरोधी कानून की बनाने की बात कही थी और वो बनाया। उसमें
अभी भी पीछे कुछ गिरफ्तारियां उसमें होती हुई नजर आई हैं। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि चाहे किसी की भी सरकार रही हो तब से ये धांधलियां चलती हुई आ रही हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि जब वो इंडिया गठबंधन जब है तो उसमें मेन तो मुख्य कांग्रेस ही है, और उत्तराखंड में भी कांग्रेस सरकार रह चुकी है। तो क्या आपकी लड़ाई उनके खिलाफ भी रहेगी जो ऐसे सिस्टम में रहकर? हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है जो, देखिए पार्टी जो होती है वो पार्टी गलत नहीं होती है। आज मैं ये कह दूं कांग्रेस गलत है, बीजेपी गलत है, आम आदमी पार्टी गलत है, पार्टी गलत नहीं है, पार्टी के अंदर के लोग जो गलत हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं पर कुछ लोग गलत भी हैं। तो जो गलत लोग हैं इनके खिलाफ लड़ाई है। कांग्रेस के अंदर भी कोई गलत लोग हैं, उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने पेपर बेचे हो। भाजपा के अंदर कोई जिन लोगों ने पेपर बेचे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आप नकल रोधी कानून की बात कर रहे हैं, तो लाए तो लाए, पर पहला मुकदमा एक छात्र के खिलाफ हो जाता है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और सिर्फ इसलिए लाया है नकल रोधी कानून रातों रात कि भाई जो अफवाहें चल रही थी, अफवाहें देखिए अगर कोई भी चीज आती है पहले अफवाहों के रूप में ही वो आती है। अगर अफवाहें चलेगी तो लोग उसको जानेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तब जाके चीजें निकलेंगी। परंतु आप तो उसके लिए एक ऐसा कानून ला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उस कानून में संशोधन होना चाहिए, सरकार को संशोधन करना चाहिए, और अगर नहीं करती है तो भविष्य में मौका मिले हम संशोधन करेंगे। ऐसा कानून कोई मायने नहीं रखता कि वो छात्रों की आवाज को दबा दे। ऐसा कानून कोई मायने नहीं रखता कि जो आपको चीजें पहुंचाए, जो आपको इंफॉर्मेशन दे कि यहाँ पर गलत हो रहा है और उसकी आवाज दबा दे। ऐसा कानून कोई मायने नहीं रखता है। आपने कानून लाया है तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जांच भी करवा दो। राकेश कुमार जी जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, आज तक इसका कारण नहीं पता चला। कह रहे कोई व्यक्तिगत कारण, निजी कारण थे, क्या ऐसे कारण रह गए? जब हम मिले 3-4 घंटे हम उनसे मिले, बैठ के बात की, उस दौरान तो उन्होंने कहा कि मैं इस आयोग की पूरी तरह से सफाई करूंगा, पूरी तरह से चीजों को निकालेंगे, जो भी होगा गलत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि वो ये सब छोड़कर चले गए? या कोई ऐसा पॉलिटिकल दबाव था या अंदर और चीजें खुलने वाली थी? इसमें अगर जांच अच्छे से हुई, मैं कह रहा हूं कि यहाँ मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक ये आंच जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। तो आज आपने सुना किस तरीके से आज हमने जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉय पवार, पहले आपने काफी ज्यादा आंदोलन देखे, गिरफ्तारियां हुई, देहरादून में सड़कें जाम हुई, लाठीचार्ज तक हुआ, और कहीं ना कहीं कई पार्टियों ने उसको काला दिन तक घोषित किया कि काला दिन उत्तराखंड के इतिहास में कहा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने कह दिया है कि अगर ये बात जन जन तक, या कि अगर चुनावों तक, अगर ये लोकसभा चुनाव में भी अगर जाएगी तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हैं, और तैयारी लगातार जो है इशारों में उन्होंने इशारा कर दिया। हालांकि सीट अभी तक नहीं बताई उन्होंने कि वो कहां से लड़ेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में अन्य राज्यों में भी बात करें तो ऐसे ही संगठन निकलकर सामने आए जिन्होंने बड़ी बड़ी सरकारों को हिला के रख दिया। तो खास खबर के लिए हरिद्वार से जुड़े हुए थे, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।